दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख यूपी पॉपुलेशन ड्राफ्ट बिल प्रपोजेस 2 चाइल्ड पॉलिसी स्ट्रिंजेंट मेजर्स फॉर वायलेटर्स और द हिंदू में छपे लेख एफिकेसी ऑफ 2 चाइल्ड नॉर्म हैज नेवर बीन डेमोन्स्ट्रेटेड सेज पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया पूनम मुटरेजा के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के सामाजिक मुद्दे खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। जनसंख्या विस्फोट भारत की आधी समस्याओं का मूल कारण। बीती 11 जुलाई को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इसी के मद्देनजर देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में जनसंख्या विस्फोट को भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण बताते हुए जनसंख्या नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश की मांग की गई है। इसके अलावा इन दिनों उत्तर प्रदेश 2 चाइल्ड पॉलिसी से जुड़ा एक ड्राफ्ट बिल लाने की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। अब तक 12 राज्यों ने 2 बच्चों से जुड़े मानदंड को लागू किया हुआ है। राजस्थान ने 1992 में, ओडिशा ने 1993, हरियाणा और आंध्र प्रदेश ने 1994 में, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ने 2002 में, महाराष्ट्र ने 2003, गुजरात ने 2005, बिहार ने 2007 और असम ने 2017 में इस मानदंड को लागू किया था। हालांकि इनमें से 4 राज्यों छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा ने इसे रद्द भी कर दिया था। गौरतलब है कि भारत लगभग 1.37 बिलियन की अपनी मौजूदा आबादी के साथ चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 के मुताबिक 2027 तक भारत चीन को पछाड़ते हुए दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। इसके अलावा भारत की कुल प्रजनन दर यानी TFR में भी लगातार तेज गिरावट के अनुमान हैं। बावजूद इसके वॉशिंगटन विश्वविद्यालय सिएटल के द लैंसेट में इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन नाम से प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक भारत की आबादी के 2048 तक 1.6 बिलियन तक पहुंचने के अनुमान है। लिहाजा इस ऑडियो आर्टिकल के जरिए हम भारत में बढ़ती जनसंख्या से जुड़े सभी पहलुओं को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बढ़ती जनसंख्या के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को विस्तार से देखते हैं। दरअसल बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में फिरोज बख्त अहमद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला आया है। फिरोज बख्त अहमद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के पोते होने के साथ साथ मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के चांसलर भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी एक जनहित याचिका दायर की। इस याचिका में उन्होंने जनसंख्या विस्फोट को भारत की 50% से अधिक समस्याओं का मूल कारण बताया है। साथ ही इस याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भारत सरकार को यह निर्देश देने की मांग की है कि भारत सरकार जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नियम, विनियम और दिशा निर्देश तैयार करें। इस याचिका में केंद्र को सरकारी नौकरियों, सहायता और सब्सिडी, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मुफ्त आश्रय का अधिकार के मानदंड के रूप में 2 चाइल्ड लॉ बनाने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है। इसके अलावा इसमें हर महीने के पहले रविवार को पोलियो दिवस के स्थान पर स्वास्थ्य दिवस घोषित करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाने की भी बात कही गई है। इसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से जनसंख्या विस्फोट के बारे में लोगों में जागरूकता के लिए EWS और BPL परिवारों को गर्भ निरोधक गोली, टीके आदि वितरित किए जाएं। एक वैकल्पिक राहत के रूप में याचिकाकर्ता ने भारत के विधि आयोग को 3 महीने के भीतर जनसंख्या विस्फोट पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने और इसे नियंत्रित करने के तरीके सुझाने के निर्देश देने की भी मांग की है। फिरोज बख्त अहमद का कहना है कि अब यह जरूरी हो गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक अकेले
छिटपुट दृष्टिकोण के बजाय एक समेकित एवं समग्र दृष्टिकोण को अपनाया जाए। इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग रणनीतियां बनाई जाएं। याचिकाकर्ता का कहना है कि विशाल जनसंख्या और इसकी बढ़ती दर एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस याचिका में भेदभाव को कम करने पर बल दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को अच्छी तभी कहा जा सकता है जब उसकी जनसंख्या में भेदभाव नहीं किया जाता है। लिहाजा लिंग भेदभाव को कम करके और समाज के कुछ एक खंड की बजाय पूरी आबादी का विकास सुनिश्चित करके जनसंख्या वृद्धि की चुनौती से निपटा जा सकता है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जब तक हम भारत में जनसंख्या बढ़ोतरी के कारणों की पड़ताल नहीं करते हैं, तब तक हम इसे कम करने के लिए उचित समाधानों की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो आइए अब भारत में इस बढ़ती जनसंख्या के पीछे की वजहों को देख लेते हैं। जनसंख्या बढ़ोतरी का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश अथवा राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन आना। इस तरह के परिवर्तन को दो तरह से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि द्वारा और दूसरा हर साल होने वाले प्रतिशत वृद्धि के द्वारा। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की तीन मुख्य प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। एक साल में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख घटक है। इसकी वजह यह है कि भारत में मृत्यु दर से हमेशा जन्म दर अधिक रही है। दरअसल एक साल में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में बढ़ोतरी का एक अहम कारण है। 1980 तक जन्म दर के बढ़ने एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट आने से जन्म दर और मृत्यु दर में इतना अंतर आ गया है कि इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई है। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह का होता है। देश के भीतर होने वाले प्रवास को आंतरिक प्रवास और देशों के बीच होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण और उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की अहम भूमिका होती है। भारत में अधिकतर प्रवास गांवों से शहरों की तरफ होता है। इसकी वजह यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी जैसी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। शहरों में रोजगार और बेहतर जीवन स्तर लोगों को शहरों की तरफ पलायन करने को आकर्षित करता है। दरअसल प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक अहम घटक है। यह न केवल जनसंख्या के आकार को प्रभावित करता है, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना में भी बदलाव लाता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों एवं नगरों की जनसंख्या में नियमित बढ़ोतरी देखी गई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय आबादी थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। एक दशक यानी 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई थी। इसके अलावा शिक्षा में कमी, गरीबी और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे डॉक्टर, अस्पताल की कमी इत्यादि जनसंख्या विस्फोट के अन्य सामाजिक एवं आर्थिक कारण हैं। आइए अब बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं को भी देख लेते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या अपने साथ कई समस्याओं को लेकर आती है। जनसंख्या विस्फोट हमारे अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा है। अत्यधिक जनसंख्या से कार्यरत संस्थाओं में शिथिलता आ जाती है और यह देश के आर्थिक विकास को कई तरह से बाधित करती है। इसमें पहला है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। किसी भी देश में जितनी अधिक जनसंख्या होगी, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन उतना ही अधिक होता है। भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है। जब जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी होती है तो कृषि जोतों में कमी आने लगती है। इससे होता यह है कि कृषि योग्य भूमि का या तो अत्यधिक दोहन होने लगा या फिर इनका उपयोग
आवास आदि के लिए किया जाने लगा, जिस वजह से खेती योग्य भूमि की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे कम होने लगी। दूसरा है कृषि विकास का बाधित होना। भारत जैसे अल्प विकसित देशों में ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और कृषि इसका मुख्य व्यवसाय होता है। जनसंख्या के अधिक बढ़ने से भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही यह प्रच्छन्न बेरोजगारी को भी बढ़ावा देती है। तीसरा है प्रति व्यक्ति आय पर जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि कई तरह से प्रति व्यक्ति आय में कमी लाती है। यह भूमि पर जनसंख्या के दबाव को बढ़ाती है। जनसंख्या बढ़ोतरी से आपूर्ति में वृद्धि होने लगती है और उपभोग वाली वस्तुओं की लागत में भी वृद्धि होने लगती है। बढ़ती जनसंख्या से पूंजी के संचय में गिरावट आती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों में वृद्धि के साथ साथ खर्चे बढ़ जाते हैं और पूंजी निर्माण में भी कमी आती है। चौथा है रोजगार। तेजी से बढ़ती जनसंख्या अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और अल्प रोजगार की तरफ धकेल देती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, कुल जनसंख्या में श्रमिकों का अनुपात बढ़ता जाता है, लेकिन इसके एवज में नौकरियों का विस्तार नहीं हो पाता है। इसका परिणाम यह होता है कि श्रम शक्ति में वृद्धि के साथ साथ बेरोजगारी और अल्प रोजगार में वृद्धि होती है। पांचवा है पर्यावरण क्षरण। तीव्र जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरणीय क्षति होती है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि की कमी के कारण बड़ी संख्या में लोग पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पहाड़ियों और उष्णकटिबंधीय जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चराई और खेती के लिए जंगलों को तीव्र गति से काटा जा रहा है। इसके अलावा अत्यधिक आबादी का दबाव लोगों को अपने और अपने पशुओं के लिए अधिक भोजन प्राप्त करने के लिए विवश करता है। लिहाजा वे अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी खेती करने लगते हैं। ऐसे इलाकों में अत्यधिक समय तक खेती भूमि की उर्वरता को घटाने लगती है और भूमि मरुभूमि में तब्दील हो जाती है। इससे मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा तीव्र जनसंख्या वृद्धि से औद्योगिकरण में वृद्धि होती है। शहरों और कस्बों में जनसंख्या दबाव से वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण में भी वृद्धि होने लगती है। इन सबसे प्राकृतिक संसाधन तेजी से नष्ट हो रहे हैं। यही वजह है कि सतत विकास की अवधारणा लाई गई है, ताकि भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाए। छठा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए सामाजिक बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश की जरूरत होती है। ऐसे में संसाधनों को उत्पादक संपत्तियों से हटा दिया जाता है। संसाधनों की कमी की वजह से पूरी आबादी को शैक्षिक, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवहन और आवास की सुविधा मुहैया करा पाना संभव नहीं हो पाता है। हर तरफ भीड़ भाड़ की वजह से इन सेवाओं की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, क्योंकि इन सभी सामाजिक बुनियादी ढांचे को मुहैया कराने के लिए भारी निवेश की जरूरत पड़ती है। अब सवाल है कि जनसांख्यिकी लाभांश पर बढ़ती जनसंख्या का कैसा प्रभाव पड़ता है। किसी देश में युवा और कार्यशील आबादी की अधिकता एवं उससे होने वाले आर्थिक लाभ को जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में देखा जाता है। दरअसल जनसांख्यिकीय लाभांश आर्थिक विकास क्षमता की वह स्थिति होती है जिसमें 15 से 64 आयु वर्ग की कामकाजी आबादी का हिस्सा गैर कामकाजी हिस्से से बड़ा होता है। गैर कामकाजी हिस्से में 14 साल से कम और 65 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। मौजूदा समय में भारत में सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है। यदि इस आबादी का उपयोग भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में किया जाए तो यह भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान कर सकती है। यदि किसी देश की युवा आबादी अधिक हो तो उसका यही निष्कर्ष निकलता है कि उसके अंदर कार्य करने की क्षमता, सीखने की लगन और कार्य करने की कुशलता अधिक हो सकती है। लेकिन इसका लाभ तभी उठाया जा सकता है जब युवा आबादी कुशल हो, उनके लिए अवसर उपलब्ध हो और ऐसा वातावरण हो जिसमें वे अपना विकास कर सकें। भारतीय परिदृश्य पर नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि यहाँ पर युवा आबादी तो अधिक दिखलाई पड़ती है, लेकिन उनको रोजगार के अवसर, कार्य करने की स्वतंत्रता और एक बेहतर भविष्य की स्थिति दिखलाई नहीं पड़ती है। इसके लिए कई वजहें जिम्मेदार हैं। एक तो यह है कि प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा का स्तर निम्न है। दूसरा यह है कि देश में अभी भी विद्यालयों में
रोजगार परक शिक्षा के बरकस परंपरागत शिक्षा का ही चलन है। समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक असमानता से शैक्षिक असमानता की खाई भी बढ़ जाती है। इससे समाज का सिर्फ सक्षम तबका ही लाभ उठा पाता है। भारतीय शिक्षा नीति उच्च कौशल वाली शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देती है, न कि निम्न कौशल वाली शिक्षा पर। इससे रोजगार के अवसर का समुचित सृजन नहीं हो पाता है। श्रमिकों को प्रशिक्षण एवं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले बुनियादी ढांचे भी सर्वसुलभ नहीं हैं। कुशलता का उपयोग कर पाने के लिए उचित वातावरण का अभाव भी जनसांख्यिकी लाभांश से वंचित कर देता है। नक्सलवाद, क्षेत्रवाद और अलगाववाद से युवाओं की रचनात्मकता में कमी आई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि यदि शिक्षा गुणवत्ता परक ना हो, रोजगार के अवसर सीमित हो, स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुरक्षा के साधन उपलब्ध ना हो, तो बड़ी कार्यशील आबादी जनसांख्यिकी लाभांश की जगह एक अभिशाप का रूप भी धारण कर सकती है। इसी भय को देखते हुए कई देश अपने संसाधनों के अनुपात में ही जनसंख्या वृद्धि पर बल देते हैं, लेकिन मौजूदा समय में भारत में युवा और कार्यशील आबादी तो काफी अधिक है, लेकिन उसके लिए रोजगार के सीमित अवसर ही उपलब्ध हैं। ऐसे में यदि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित ना किया गया तो स्थिति भयावह हो सकती है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार जनसंख्या नियंत्रण की बात कही है। इसके अलावा असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अपने अपने राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण नीति लाने की तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हालिया चाइल्ड पॉलिसी इसी का एक हिस्सा है। तो आइए अब उत्तर प्रदेश 2 चाइल्ड पॉलिसी को देख लेते हैं। चूंकि भारत अब दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है, ऐसे में बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए भारत में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू करने की मांग उठने लगी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा करना उचित होगा? कई लोग इस पॉलिसी को लागू करने के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, तो कई लोग इसके विपक्ष में। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित और स्थिर करने के लिए उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 नामक एक ड्राफ्ट बिल जारी किया है। इस प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक में 2 से अधिक बच्चों वाले प्रतिभागियों को स्थानीय चुनावों से वंचित करने, आवेदकों को सरकारी नौकरियों में आवेदन करने, पदोन्नति पाने और किसी भी प्रकार की सब्सिडी प्राप्त करने से रोकने का प्रावधान है। इस प्रस्तावित विधेयक के तहत सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसूति केंद्र स्थापित करेगी। ये प्रसूति केंद्र गर्भ निरोधकों का वितरण करेंगे। इसके अलावा ये केंद्र परिवार नियोजन के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ गर्भधारण, प्रसव, जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड भी रखेंगे। कुछ इसी तरह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की थी कि यदि राज्य द्वारा वित्त पोषित विशिष्ट योजनाओं के तहत कोई लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 2 चाइल्ड पॉलिसी पालन करना होगा। यह पहला मौका नहीं है जब देश भर में 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर बात हो रही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का पहला प्रयास नेहरू सरकार द्वारा 1951 में हुआ था, जब उन्होंने लोगों को फैमिली साइज छोटा रखने के लिए जागरूकता फैलाने पर ध्यान दिया था। 1952 में भारत अपनी सामाजिक आर्थिक विकास नीतियों में से एक के रूप में परिवार नियोजन को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना। बाद में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने 1970 के दशक में 2 चाइल्ड पॉलिसी को कठोरता से लागू करना शुरू किया। चौथी पंचवर्षीय योजना यानी 1969 से 1974 में अगले दशक के भीतर प्रति 1000 लोगों पर जन्म दर को 39% से घटाकर 25% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जगह जगह पर नसबंदी क्लिनिक स्थापित किए गए और नसबंदी कराने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप मुआवजे देने की भी बात की गई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जनसंख्या नियंत्रण उपायों में भारत सरकार द्वारा सबसे अधिक नसबंदी शिविरों को लागू किया गया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस तरह के शिविर देश में बड़ी संख्या में मौतों का कारण भी रहे हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2009 से 2012 के बीच विफल नसबंदी प्रक्रियाओं के कारण 700 से अधिक महिलाओं की मृत्यु हुई थी। 2014 में छत्तीसगढ़ में एक नसबंदी शिविर में 13 महिलाओं की जान चली गई थी। हालांकि 16 सितंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 साल के भीतर सभी नसबंदी शिविरों को बंद करने का आदेश दिया था। लिहाजा हमें यह समझना होगा कि जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए
कौन से वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कई लोग सलाह दे रहे हैं कि जैसे चीन ने अपनी बढ़ती हुई आबादी में जनसंख्या नियंत्रण नीतियों के जरिए काबू पाया है, कुछ इसी तरह की नीतियों को भारत में भी सख्ती से लागू किया जाए। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत को भी चीन की तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण नीति का अनुसरण करना चाहिए। जनसंख्या के मामले में चीन पहले पायदान पर है। बीते 4 दशकों में अपनी जनसंख्या पर काबू पाने के लिए चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी और 2 चाइल्ड पॉलिसी को सख्ती से लागू किया था। 2016 में चीन ने 2 चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत की थी। इससे पहले वहां 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, जिसकी शुरुआत चीन में हो रहे जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए की गई थी। लेकिन चीन ने हाल ही में अपनी 3 चाइल्ड पॉलिसी की घोषणा की है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में पोलित ब्यूरो की बैठक के दौरान इस बाबत निर्णय लिया गया कि चीन में अब प्रत्येक जोड़े को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति होगी। इस निर्णय के पीछे कई वजहें हैं, जैसे चीन की जन्म दर में हो रही गिरावट, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों की बढ़ती आबादी और वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी युवाओं की घटती आबादी। गौरतलब है कि कड़े जनसंख्या नियंत्रण उपायों ने चीन को मानवीय संकट में डाल दिया है। इसी बात पर जोर देते हुए पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की पूनम मुटरेजा कई चिंताओं की तरफ ध्यान खींचा है। उनका कहना है कि सिक्किम और लक्षद्वीप में प्रजनन दर कम होने की वजह से बुजुर्गों की आबादी में बढ़ोतरी हो रही है और वर्किंग एज पॉपुलेशन सिकुड़ रही है। यदि चीन सरीखी 2 चाइल्ड पॉलिसी को पूरे देश में लागू किया गया तो कुछ सालों बाद समूचे देश की कार्यशील आबादी में काफी तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है। UNFPA की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत में 60 साल से अधिक आयु की आबादी का हिस्सा 2015 में 8% से बढ़कर 2050 में 19% हो जाने का अनुमान है। सदी के अंत तक बुजुर्गों की जनसंख्या लगभग 34% हो जाएगी। इस सदी के मध्य तक बुजुर्गों की वार्षिक वृद्धि दर 3% से अधिक होगी। यह रफ्तार अन्य आयु वर्गों की तुलना में काफी तेज होगी। इसके विपरीत भारत में युवा आयु वर्ग की विकास दर पहले से भी निचले स्तर पर चली जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इसका प्रभाव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। गौरतलब है कि भारत की जनसंख्या स्थिर हो रही है। कुल प्रजनन दर यानी TFR घटकर 2.2 हो गई है। इंडिया पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की माने तो यह रिप्लेसमेंट लेवल यानी प्रतिस्थापन स्तर 2.1 के TFR लक्ष्य के बेहद करीब है। सिक्किम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, केरल और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से भी काफी नीचे चली गई है। यदि ऐसा ही अन्य राज्यों के साथ भी होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसी हालत चीन की अभी है वह आगामी 30 से 40 सालों में भारत की हो सकती है। ऐसे में सवाल है क्या हो आगे की राह। यदि हम बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले समाज को शिक्षित होने की जरूरत है ताकि वह यह समझ सके कि वह कितने बच्चों का भरण पोषण कर सकता है, साथ ही वह लैंगिक भेद से भी ऊपर उठ सके। भारत में पुत्र मोह के चक्कर में कई लड़कियों को पैदा कर देना तो जैसे आम बात हो, खासकर ऐसे राज्यों में जहां साक्षरता दर निचले स्तर पर है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा लोगों को गर्भ निरोधक उपायों के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। इन सब के अलावा भारत में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को अपनाने की जगह पर जनसंख्या स्थिरीकरण को बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही रोजगार के अवसर और स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुरक्षा के साधन उपलब्ध कराए जाने की भी जरूरत है। इसके अलावा भारत को जनसांख्यिकी लाभांश का भी लाभ उठाने की दिशा में बेहतर प्रयास करना चाहिए। इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से बढ़ोतरी करनी होगी। इसके लिए अर्थव्यवस्था में निवेश की जरूरत पड़ेगी। खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र को और बढ़ावा देने की जरूरत है। साथ ही लघु एवं कुटीर उद्योगों के साथ साथ परंपरागत हस्तशिल्प को भी बढ़ावा देना होगा। युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना होगा। शिक्षा व्यवस्था को समय अनुकूल एवं गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा और रोजगार परक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना होगा। उपरोक्त कार्यों द्वारा भारत युवा जनसंख्या के लिए नए रोजगार का सृजन कर सकता है और उनको नया आधार देकर देश के विकास में सहयोगी बना सकता है।
तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाने के लिए भारत को चीन की तर्ज पर 2 चाइल्ड पॉलिसी का अनुसरण करना चाहिए। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।